दूसरे चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आते ही जिले में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है। बरेली में भी दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सभी के लिए प्रचार करने पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में मतदान से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जिले में बीजेपी नेताओं में दम भरने पहुंचे। तो 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे जनसभा कर लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आपको ये भी बता दें कि फिलहाल रबड़ फैक्ट्री का मैदान कार्यक्रम के लिए तय किया गया है। ये जानकारी महानगर अध्यक्ष KM अरोड़ा ने दी है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होने के बाद अब तक 10 तारीख को जिले में होने वाली CM योगी और 11 तारीख को होने वाली उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सभी रैलियों को निरस्त किया जा सकता है। आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध पर्चा दाखिल किया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए काम करने का दावा करने वाले चंद्रशेखर ने उस समय गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जब भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शहर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया था। चंद्रशेखर का दावा है कि इस चुनाव में उनकी स्थिति मजबूत है और वो जीत दर्ज करेंगे। पुलिस के लोग मुझसे कह रहे थे कि अपने लोगों को रोक लीजिए, सड़कें जाम हो गई। तो उत्साह ये है कि मैं भी पहली बार मैंने नॉमिनेशन किया है। 18-20 साल से आंदोलन संघर्ष में हूँ और इसलिए किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब है और उत्तर प्रदेश के हालात के लिए जो जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनकी वजह से नौजवान, किसान, महिलाएं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश बदलाव हो, जो बेचैन थे कि कुछ अच्छा हो जाए लेकिन वो नहीं हुआ, उनकी चिंता करते हुए मैं यहाँ। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिखेड़ा में RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़े बजाकर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं मंच पर उनके साथ हापुड़ जनपद की तीनों विधानसभा, RLD, सपा गठबंधन के तीनों प्रत्याशी भी मौजूद रहे। तो जनता को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने CM की ओर से 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने मतदाता जनसंपर्क जनसभा में CM योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी के लिए मतदान करके जीत दर्ज कराते हुए 10 मार्च को ऐसा जवाब देना है कि योगी बाबा पहाड़ों पर चले जाएंगे। प्रयागराज परिक्षेत्र की महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही सिराथू विधानसभा सीट को लेकर सभी की निगाहें हैं और नामांकन के अंतिम दिन आज मंगलवार को कौशाम्बी जनपद की सीट से अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में पल्लवी के सामने होंगे। तो आज नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा के दावेदारों ने भी नामांकन दाखिल किया है। कौशाम्बी जनपद की सिराथू विधानसभा सीट से अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल के नामांकन के दौरान काफी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। हालांकि उन्हें जिला प्रशासन ने कंट्रोल करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी गठबंधन के उम्मीदवार पल्लवी पटेल के नाम की घोषणा पिछले दिनों हुई थी। मेरा ये मानना है कि आज वर्तमान परिस्थितियां इस प्रदेश में ऐसी हैं कि मुख्यमंत्री अपनी सीट खोज रहे हैं और ऐसे में अगर मेरे गठबंधन के नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी और राजमाता कृष्णा पटेल जी ने मुझे सबसे बेहतर कैंडिडेट के रूप में चुना है कि मैं सिराथू में खड़े होकर के, जो मेरा ससुराल भी है, मैं यहाँ की बहू हूँ, अगर मैं यहाँ पर अपने लोगों की, अपने परिवार, अपने समाज की आवाज़ को बुलंद कर सकती हूँ तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानती हूँ। मेरा सिंबल चुनाव निशान साइकिल होगा और मैंने फॉर्म A और B समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल किया है। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन की प्राथमिकताएं CM और डिप्टी CM के खिलाफ नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करें। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि हम समाज के विकास की बात करें। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करें। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि हम महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। मेरा ये मानना है कि जब घर का बेटा निकम्मा साबित हो जाए तो उस परिवार में बहू की जिम्मेदारी ज्यादा। यूपी चुनाव के सह प्रभारी और बीजेपी के कद्दावर नेता कैप्टन अभिमन्यु सिंह आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने बीजेपी के सिवाल खास विधानसभा प्रत्याशी मनिंदर पाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि इस बार फिर एक भारी बहुमत से बीजेपी की जीत होगी और साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा।
आगामी चुनाव के पहले चरण में मतदान के अब केवल 2 दिन ही बचे हैं, या कहें कि कुछ घंटों का समय ही रह गया है, जिसको लेकर प्रदेश भर में चुनावी घमासान भी मचा हुआ है। इस कड़ी में आज समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक सूची भी जारी कर दी, जिसमें बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया और चंदौली की सीटों के उम्मीदवार की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि रुधौली में राजेंद्र चौधरी को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो बस्ती सदर से महेंद्र यादव इस चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है, लेकिन सपा को भाजपा का संकल्प पत्र दरअसल रास नहीं आया। सपा को लगता है कि पिछड़े वर्ग का इसमें अनदेखी हुई है। भाजपा के संकल्प पत्र और सपा के आरोपों को लेकर जब उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष यानी कि हृदय नारायण दीक्षित से पूछा गया, तो उनका कहना था कि भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। साथ ही ममता बनर्जी पर ही उन्होंने जमकर निशाना साधा है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करारा हमला किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे संकल्प पत्र जारी करे या वचन पत्र, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। सर, आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप कोई भी पत्र जारी करिए, जनता पर से आप विश्वास खो चुके हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो एक तरफा बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ये सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का असर देखा है। उस समय न कानून व्यवस्था थी, न किसानों के हित की कोई चिंता थी, न सुरक्षा थी, न महिलाओं को सुरक्षा थी। पूरा उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहां पर लोग रात में निकलने से डरते थे। सवाल ये भी उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन पिछड़े वर्ग को साधने की तो कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं संकल्प पत्र में उस वर्ग की अनदेखी की गई है। ये कहना बिल्कुल गलत है और न तो साधने की कोई कोशिश है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, सभी वर्ग, उन्हीं का वोट पाकर हम 2017 में सत्ता में आए थे और एक एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री योगी जी का, उत्तर प्रदेश के विकास में ही समर्पित रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहाँ पे हुंकार भर रही है। आज सपा कार्यालय पे अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्नाव का कांड सभी को याद है, हाथरस का कांड सभी को याद है, कोरोना के दरमियान जो लाशें हमने गंगा में तैरती देखी वो भी हमें याद है। अब इस बार उत्तर प्रदेश में खेला हो। ममता जी का आदर करते हैं हम उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में वो पधारी, इसका भी आदर करते हैं। लेकिन अपने स्वयं उनके राज्य में, पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हुई, माननीय न्यायालयों तक को हस्तक्षेप करना पड़ा और पूरे देश का लोकतंत्र कलंकित हुआ। लोग मारे गए जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते थे या दे रहे थे। उनके घरों में लोग घुसे, महिलाओं की बेइज्जती हुई। तो जिस पर स्वयं इस प्रकार के तमाम आरोप हैं अराजकता के, तो उनका उत्तर प्रदेश में कौन सुनवाई करने वाला है। हम समझते हैं कि जो लोग अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन देखते हैं, उनके अलावा उत्तर प्रदेश के लोग ममता बनर्जी को नहीं जानते, और जो जानते हैं उन्हें पता है कि उन्होंने अभी हाल ही के चुनाव में ऐसी अराजकता फैलाई थी कि पूरा देश शर्मसार हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, दुनिया के अन्य देशों में भी पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर के सवाल उठ रहे थे। सर, एक बात, सवाल ये भी है कि संकल्प पत्र जब जारी हुआ उसमें किसानों को बहुत ही प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन सवाल ये है कि लगातार आलू, टमाटर, प्याज पे एमएसपी भाजपा तो दे रही है, मगर किसानों का जो प्रमुख मांग है एमएसपी पे गारंटी कानून, इस पर आप क्या कहेंगे? गारंटी कानून किसान संगठन मांग रहे हैं। ये बात रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ।
आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई पेपर गूगल प्ले स्टोर से करें डाउनलोड। आपको मोबाइल पर हर पल की खबर, फ्री ई पेपर करवाएगा वास्तविक एहसास। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। खबर अमेठी से। अमेठी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि संजय सिंह अपने प्रस्तावक जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के साथ गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। अमेठी में संजय सिंह को टिकट मिलने से सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। इसी दौरान संजय सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी का एक सिपाही हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अमेठी की जनता मुझे भारी मतों से जिताकर पीएम मोदी और सीएम योगी को मजबूत बनाएगी। हमारे मुकाबले में तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अब ठीक है, निशान बहुत कई आएंगे, लेकिन अमेठी की जनता ने हर समय जब हमारे साथ कंधे से कंधा लगा करके चली है और वो हमारे साथ हमारी ताकत के रूप में हमारे साथ है, तो फिर ठीक है, पार्टियां लड़ती हैं, डेमोक्रेसी है। हमारा मात्र 2 एम है, प्रधानमंत्री की और योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं हैं उसको सफल करना, और अमेठी में जिस सच्चाई, ईमानदारी और बेईमानी से हट करके, क्राइम से हट करके, बदमाशी से हट करके, एक्सटॉर्शन से हट करके ईमानदारी का एक जो परचम अमेठी में हर समय चलता था, वही अब भी चलेगा। और जो पुरानी खामियां थीं, जो पीछे गैप में लोगों ने कोई गैप महसूस किया है, वो सारा भरा जाएगा। सपा अपना दल कामरेड पार्टी गठबंधन ने अपना दल कामरेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने सदर विधानसभा में चुनावी रण में ताल ठोंकते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। साथ ही यह भी बताया कि अपना दल कामरेड पार्टी के चुनाव निशान लिफाफा पर ही चुनाव लड़ेगा। साथ ही भविष्य में अनुप्रिया पटेल के साथ पार्टी के तालमेल के सवाल पर भड़कती नजर आई कृष्णा पटेल। चुनाव से पहले सभी पार्टियों के प्रत्याशी और नेता अपने काम और विपक्ष की नाकामियों को गिनाने में लगे हुए हैं। हर किसी का प्रयास है कि वो किसी भी तरह से चुनाव में जीत हासिल कर ले। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में हरिद्वार शहर से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने अपनी जान को भाजपा प्रत्याशी मदन कौशिक से खतरा बता दिया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में मदन कौशिक उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि निर्वाचन आयोग की चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। 14 फरवरी को पूरे प्रदेश में मतदान होना है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राज्य में कुल मतदाता 81,72,173। राज्य में कुल महिला मतदाता 39,32,995। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल पुरुष मतदाता 42,38,890 हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में बर्फबारी के कारण 24 मतदान केंद्र दूसरे जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। हमें जो गाइडलाइंस मिली है उसके अनुसार हमें जो भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनको खुद को और उनका जो पार्टी जो उनको स्पॉन्सर किया उन दोनों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन सार्वजनिक करनी है। तो वो एफिडेविट में भी ये पूरा डिटेल्स दे देंगे और इसको हम एनकोर में अपलोड भी कर लेंगे ताकि नो योर कैंडिडेट करके जो ऐप है उसमें भी पूरा इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो टोटली 632 कैंडिडेट्स में हमें 105 कैंडिडेट्स का पूरा डिटेल्स मिल चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता मासीवाल के कार्यालय में नैनीताल, उधम सिंह नगर सहित कई जिलों के पुलिस परिवार की महिलाओं ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए श्वेता का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि ग्रेड पे के मामले पर सरकार का रवैया ठीक नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया था कि उनकी समस्या का निदान सरकार कर देगी। इस पर पुलिस परिवार के लोगों ने सीएम का आभार जताया था, लेकिन सरकार ग्रेड पे के मसले पर कुछ भी नहीं कर सकी।
मासीवाल क्योंकि एक समाज सेविका है और एक महिला है, पढ़ी लिखी कर्मठ महिला है, जिन्होंने अपने मतलब बिना किसी पद में रहते हुए समाज सेवा की है। सिर्फ रामनगर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में उन्होंने मतलब सभी की बहुत मदद की है और हम पुलिस परिवार से हमारी भी पिछले 1 वर्ष से वो लगातार मदद कर रही हैं। तो हमारा महिला होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम श्वेता मासीवाल को प्रमोट करें और रामनगर की जनता का सौभाग्य है जो श्वेता मासीवाल को मतदान करने का उन्हें। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र फिर से टल गया है। अब पार्टी घोषणा पत्र आज जारी नहीं करेगी। आज उन्होंने जारी नहीं किया है। उधर आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का इंतजार भी हो रहा। आपने घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 चुनावी घोषणाएं सामने रखकर मुख्य घोषणा पत्र को ट्रेलर दिखा दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी 8 फरवरी यानी कि आज घोषणा पत्र जारी करने वाली थी। माना यह भी जा रहा था कि अब 9 फरवरी यानी कि कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र तैयार हो चुका है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र जल्द ही बीजेपी जारी करेगी। उत्तराखंड में 10 फरवरी को सियासी घमासान होगा। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आएंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रियंका गांधी भी 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव रैली निकालेंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी को अल्मोड़ा आ सकते हैं। पीएम के आगमन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी। तो बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में एक बैठक भी की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जागेश्वर क्षेत्र में जनसभा करेंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 फरवरी को सल्ट सीट से जनसभा करेंगे। 10 फरवरी को अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे। जिला कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए पत्रकार वार्ता की है। पार्टी उम्मीदवार रंजीत दास ने जारी घोषणा पत्र में जिले की बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार जैसे मुख्य मुद्दों पर काम करने का आश्वासन दिया। पार्टी के जिला प्रभारी अजय पासवान ने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजय होने पर जिला विकास प्राधिकरण और महायोजना को समाप्त किया जाएगा। चलिए चलते चलते आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर आज थम गया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए 11 जिलों की कुल 58 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण की 58 सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में पहले चरण के चुनावी प्रचार का शोर आज थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने के साथ ही नेताओं का मतदान के लिए इंतजार बढ़ गया है। पहले चरण में वेस्ट यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में कुल 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पहले चरण के जिन जिलों में मतदान है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल है। सभी 11 जिलों में 2.27 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। 10 फरवरी को सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। पहले चरण में प्रचार के आखिरी दिन तमाम दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी ने लखनऊ में जन संकल्प पत्र 2022 जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी के घोषणा पत्र को वचन पत्र के नाम से जारी किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने आगरा समेत कई इलाकों में रोड शो किया। पहले चरण का चुनाव पूरे विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अहम है। पहले चरण के मतदान से ही बाकी के चरणों का रुख तय होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव भाजपा वर्सेस गठबंधन सीधी है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित दूसरे दल सीधे फाइट में नहीं है।
सपा रालोद गठबंधन की सफलता विफलता ही सपा और भाजपा के चुनाव पर असर डालेगी। पहले चरण में वो सभी सीटें हैं जो किसान आंदोलन, पलायन, जाट और दंगा प्रभावित हैं। इन जिलों के मतदान से ही पूर्वांचल, मध्यांचल और अन्य जिलों का चुनाव तय होगा। इसीलिए हर सियासी दल पहले चरण का चुनाव अपने हक में कराना चाहता है। पहले चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कुछ पर जीतने की तो कुछ पर जिताने की जिम्मेदारी है। 10 फरवरी को दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 10 मार्च को नतीजे आने के बाद उनके मुकद्दर का फैसला होगा।